प्यारे बच्चों, हम आपका इतिहास का 5वां पाठ जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहले वीडियो में जनता बगावत क्यों करती है इसके बारे में जाना, कुछ कारण हमने स्पष्ट किए। तो जैसे पहला कारण था, इसमें भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों की जो नीतियां थी उससे भारतीय जनता खुश नहीं थी। तो इन नीतियों के विरोध में भारत में विद्रोह किया गया। 1857 का जो विद्रोह आपने सुना होगा। तो किन किन लोगों ने यह विद्रोह किया था और उसके पीछे के क्या कारण थे। जैसे सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अंग्रेजों के काल में जो राजा थे, नवाब थे, उनकी जो ताकत थी वो छीनने लगी थी। कौन छीन रहा था उनको? उनका सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली जा रही थी। ठीक है, तो जिन राजाओं के यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो अंग्रेज भी उनको अलग अलग नीतियों के माध्यम से अपने राज्य में उन राज्यों को मिला रहे थे। ठीक है, जैसे झांसी का आपका उदाहरण आपके सामने है। अवध की रियासत को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो राजा थे वो भी नाखुश थे। ठीक है, और जो किसान थे, किसान को भी भारी भरकम लगान चुकाना पड़ रहा था, जिसके कारण किसान भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। सिपाही थे, तो जो अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाही भर्ती थे, तो उन लोगों को भी अंग्रेजों की नीतियां रास नहीं आ रही थी। वो भी अंग्रेजों की जो नीतियां थी उससे परेशान थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में कई सुधार, समाज सुधार के कार्य किए गए। तो जो अंग्रेज का समाज सुधार था वो कार्य भी भारतीय लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, जिसमें सती प्रथा और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के कानून बनाए गए थे। तो भारतीय समाज में इसको सही नहीं माना जा रहा था। ठीक है, इसके कारण भी आम जनता अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा था। और यहाँ पे 1830 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे खुलकर अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए छूट दे दी गई थी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया था जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया था। यानी अपना धर्म का प्रचार, अपनी भाषा का प्रचार ईसाई मिशनरी बड़े जोर शोर से कर रहे थे और इसका भी भारतीयों को दुष्प्रभाव पड़ रहा था। उन्हें यह भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो ये कानून था उसमें यह बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसके पुरखे की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा रहेगा, यानी उसके पूर्वजों की जो संपत्ति है उसका अधिकार उसके पास ही रहेगा। तो बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो इसका भारतीयों ने यह अंदाजा लगाया कि जो अंग्रेज हैं वो उनसे उनका धर्म भी छीन रहे हैं और उनके सामाजिक रीति रिवाज और जो उनकी परंपरागत जीवन शैली थी, जो काफी समय से जिस जीवन शैली से वो जीते आ रहे थे, उसको नष्ट करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए वे उसके खिलाफ हो गए थे। ठीक है, तो जनता की नज़र से हम देखें जनता के क्या नज़रिया था अंग्रेजों के बारे में, तो अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे। तो इसका दो स्रोत आपके सामने दिए गए हैं। पहला है 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। तो ये उस समय की बात बता रहे हैं कि विष्णु भट्ट ने कहा है कि सिपाहियों ने कहा है कि वे जल्दी वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर कोहराम मच जाएगा। तो सिपाहियों ने जो कहा था वो इस प्रकार था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पे आमादा है। ठीक है, उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया गया है। ये बात सिपाहियों ने कही थी और उन्हें बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। तो राजाओं ने कहा है अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपने राजधानी को लौट गए हैं। तमाम बड़ी योजनाएं
बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। तो ये बात सिपाहियों ने बताई थी उन्हें कि राजा लोग क्या करना चाह रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एक धर्म युद्ध करना चाह रहे हैं। तो दूसरा स्रोत दो आपके सामने है। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे ने अपने लेख लिखे हैं, तो उसमें बताया गया है सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था और उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। जो 1857 का बगावत की गई थी, भारतीयों के द्वारा विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसको दबाने में, उसे खत्म करने में उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। और उनका स्वयं का बेटा भी क्या था? विद्रोही था। और अंग्रेजों ने सीताराम की आंखों के सामने ही उनके बेटे को मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान ऑफिसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण के लिए प्रेरित किया कि उनके अफसर ने कहा कि वे अपना अनुभव लिखें। तो सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के नाम से जिसको प्रकाशित करवाया गया था। तो सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। ठीक है, जो उन्होंने संस्मरण अपने अनुभव लिखे थे उसका अंश इस प्रकार है कि मेरा मानना है कि अवध पे हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। जब अवध पे कब्जा किया था तो जो सिपाही थे उनका मन अंग्रेजों के प्रति अविश्वास से भर गया था और वे अंग्रेज सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वे अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना के नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने भारत शाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्हें हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी, अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे। जल्दी हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पे कब्जे के कारण सिपाही पहले क्या थे? गुस्से में थे। और जब उनको ये खबर मिली कि उनके राइफलों में क्या किया जा रहा है, गाय और सुअर की चर्बी लगाई जा रही है, तो वे और गुस्से में आ गए। तो स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू के दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। तो कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो भी उन्हें साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। तो ये सीताराम पांडे का संस्मरण है। उस समय की स्थिति थी उनके बारे में उन्होंने लिखा। तो अब हम देखते हैं कि जो सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय, वो जन विद्रोह कैसे बन गया, यानी आम लोग उसमें कैसे सम्मिलित हो गए। तो सैनिक विद्रोह का मतलब है जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों के खिलाफ, उनके आज्ञा के खिलाफ जाते हैं। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती है, संघर्ष होते रहते हैं, राज्य की सत्ता छिन भिन हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि उनका सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोग को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। ठीक है, मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। तो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत की गई थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की थी। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए थे। समाज के अलग अलग तबकों के जो लोग थे, सभी लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। ठीक है बच्चों, तो मेरठ से दिल्ली तक आग किस प्रकार फैली विद्रोह की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पे हमला करने के आरोप पे फांसी पे लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था उन कारतूसों पे गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई गई। यह मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया और उन्होंने बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। की बात हो रही है मेरठ में मंगल पांडे ने जो यहाँ पे विद्रोह किया था। 1857 का जो विद्रोह यहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही को दूसरे देश में अंग्रेजों के शासन पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पे आमादा थे। तो लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। तो सिपाहियों ने इसका जवाब ढूंढ लिया था। तो जो सिपाही थे वो क्या चाह रहे थे कि अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया जाए और यहाँ पे भारतीयों का शासन हो। और शासन कौन करेगा, उसके लिए वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश सौंपना चाहते थे। तो मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पे सवार होकर सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। तो देखो, ये मेरठ से जो बगावत शुरू हुई थी, विद्रोह शुरू हुआ था सिपाहियों का, वो दिल्ली तक पहुंच गया। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद क्या कर दिया, अंग्रेजों से कब्जे में ले लिया और उनकी इमारतों पे आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वो अंग्रेजों से युद्ध करने को तैयार नहीं थे। लेकिन सिपाही भी क्या रहे, अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर के द्वारा कदम उठाया गया था कि देश भर के जितने भी शासक थे उनको एक चिट्ठी लिखी उन्होंने और एक संघ बनाया का विचार किया। और बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। तो ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर वे चलाने लगेंगे। तो अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात क्या हो गई, बदल गई। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। तो बगावत फैलने लगी। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि बगावत कारतूसों की जो बात है वो कुछ दिनों में शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बगावत थी वो मेरठ से दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली के बहादुर शाह जफर ने भारत के अन्य राजाओं को भी बगावत करने की प्रेरणा दी और वे उनका नेतृत्व करने लगे। तो बगावत किस प्रकार फैली, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगता ही है, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर
दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी और कस्बों के गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पे चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठे की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि वे बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरगिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, बिरगिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में